ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर से। अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में। थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसके बेसिक एडवांटेजेस, क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसकी बेसिक डेफिनेशंस, एंड देन इसका कंस्ट्रक्शन फीचर, स्टेटर एंड रोटर का, टू टाइप्स ऑफ रोटर, स्क्वायरल केज and second one is slip ring rotor, then comparison of these two types of rotor, then production of rotating magnetic field, how it work. okay, then अपन ने पढ़ा था, इसका प्रूफ देखा था अपन ने कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट ये रोटेट करते रहता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देन अपन ने पढ़ा था स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NS इक्वल्स टू 120 F/P। डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे देख सकते हैं अपन, सपोज डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज आपकी मोटर अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो क्या करोगे, अभी आप सप्लाई दे रहे हो RYB, तो कोई से भी दो फेज़ को आप चेंज कर दो, RBY आप उसको प्रोवाइड करवाने लग जाओ, तो आपके क्या होगा, मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अपन ने देखा था कि व्हाट इज़ स्लिप क्या होती है, तो अपन ने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्पीड पे रोटेट करता है, NS। देन आपका रोटर भी रोटेशन स्टार्ट कर देता है, तो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्पीड ऑफ रोटर एंड स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बताती है, आपकी स्लिप। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। तो स्लिप को अपन लिख सकते हैं NS - N/NS। अपन ने देखा था 0 से 1 तक वेरी करती है। देन अपन ने देखा था कब मैक्सिमम स्लिप ऑब्टेन होती है, मिनिमम स्लिप ऑब्टेन होती है, नेगेटिव स्लिप ऑब्टेन कर सकते हैं अपन। देन कैलकुलेशन ऑफ रोटर स्पीड, ये अपना एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव किया था अपन ने, N इक्वल्स टू NS 1 - S। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर में अपन ने देखा था कि जब रोटर रोटेट करना नहीं स्टार्ट कर रहा है तब तक I2 की फ्रीक्वेंसी होगी F, लेकिन जैसे ही रोटर अपना रोटेशन स्टार्ट कर देता है I2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, S/F। यहाँ तक अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में। अब देखो फेजर डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे अपन को डायग्राम पे मेन फोकस करना है। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, V1 स्टेटर सप्लाई वोल्टेज, स्टेटर सप्लाई वोल्टेज, R1 क्या है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस, X1 है आपका स्टेटर रिएक्टेंस, I1 है आपकी स्टेटर करंट। अब यहाँ देखो I0 है आपकी नो लोड करंट, मतलब कि सपोज़ आपने इंडक्शन मोटर पे लोड कनेक्ट नहीं किया है तो भी क्या होगा कि जो मोटर है आपकी सप्लाई से कुछ अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगी, वो जो करंट है उसे वो अपन बोलते हैं नो लोड करंट। अभी जो नो लोड करंट है इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, IW और IM। जो IM वाला पार्ट है वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि आप लोड कनेक्ट करो या ना करो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करना ही होगा। तो जो IM वाला पार्ट है वो तो क्रिएट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जो IW वाला पार्ट है वो क्या करता है, सप्लाई करता है लॉसेस को। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने लिखा है IW और IM। IW सप्लाई करेगा लॉसेस को, तो अपन ने इसको फ्लो करवाया है R में, और IM है इट इज़ यूज टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको अपन ने XM में फ्लो करवाया है। E1 क्या है, जनरेटेड EMF एट द स्टेटर साइड। ये हो गया पूरे स्टेटर साइड की बात। देन रोटर साइड में देखते हैं, I2 रोटर करंट, R2 रोटर रेजिस्टेंस, X2 ये क्या है, रोटर रिएक्टेंस। अपन ने यहाँ पे S क्यों लिखा है, देखो जो अपन ने कहा था कि करंट जो आपकी है वो उसकी रोटर में फ्रिक्वेंसी होगी S/F। ठीक है, ये अभी अपन को आगे ही पता चलेगा, ये मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि अपन ने ऐसा क्यों किया है। अभी देखते हैं अपन आगे। यहाँ देखो V1 क्या है आपका, अप्लाइड वोल्टेज पर फेज टू द स्टेटर, R1 है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज, X1 है आपका स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस पर फेज। अब यहाँ देखो सपोज अपन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर कोई फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से इस तरह से लिंक हो रहा है, यानी कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, स्टेटर से रोटर में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये तो यूज़फुल फ्लक्स है, तो इसको अपन बोलेंगे, इसको डिनोट करेंगे XM से, यानी कि म्यूचुअल फ्लक्स और लिंकेज फ्लक्स बोल सकते हैं अपन इसको। सेकेंड केस देखते हैं, अगर कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऐसा है जो ओनली प्राइमरी से ही लिंक है, वो सेकेंडरी तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो ये एक तरह से अपना वेस्टेज है, तो इसको अपन बोलेंगे लीकेज फ्लक्स, जबकि इसको अपन बोलेंगे लिंकिंग फ्लक्स। ओके, लीकेज फ्लक्स और लिंकिंग फ्लक्स, तो ये जो लीकेज फ्लक्स है इसी को अपन X1 से डिनोट करते हैं। ठीक है,
दिस इज़ फॉर लीकेज फ्लक्स, एक तरह से अपने ये लॉसेस की तरह देखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ये डायग्राम, ठीक है। अब अपन कैसे ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया ये फाई, ठीक है। फाई से अपन को 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है जनरेटेड EMF, E2 E1 अपन ने यहाँ ड्रॉ करा, यहाँ पे नीचे की साइड, ठीक है। अब क्या होगा, जो E1 है वो अपोज करेगा V1 का, क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अपोज करता है उसके कॉज का। तो यहाँ पे E1 क्या है, आपका रिजल्ट, और E1 को प्रोड्यूस किसने किया है, V1 ने। तो E1 है वो हमेशा अपोज करेगा V1 का, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आपकी V1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो E1 E2 की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं ऊपर की तरफ लिखूंगी तो अपन क्या लिखेंगे, -E1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाई, ये हो गया आपका -E1, दिस इज़ E2 डैश, ठीक है। अपन I0 ड्रॉ कर रहे हैं, तो I0 को अपन ने लिखा है, I0 को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, IW और IM। IW कौन सा पार्ट है, वो पार्ट जो कि लॉसेस को सप्लाई कर रहा है, और IM क्या है आपका, वो पार्ट जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उसको आप फ्लक्स के साथ बनाओगे, और जो आपका लॉसेस को सप्लाई देगा वो वोल्टेज के फेज़ में बनेगा। तो इस तरह से दिस इज़ IW, दिस इज़ IM, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो होगा आपका I0। तो यहाँ तक अपन ने ड्रॉ कर लिया नो लोड करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो अब यहाँ ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देख के अपन क्या लिख सकते हैं, इस डायग्राम को आप देखो तो I1 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, I0 प्लस I2 डैश। इस डायग्राम से देख रहे हैं कि I1 यहाँ आया, कुछ पार्ट उसका I0 में चला गया, बाकी सारा पार्ट उसका रोटर में ट्रांसफ़र हो गया। तो I1 कैन बी रिटन एज I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। अब यहाँ देखो ये I2 डैश वाली जो करंट है ये तो रोटर साइड में है, और ये दोनों करंट आपकी स्टेटर साइड में है। तो इनको फेज़र में अपन कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रोटर साइड की करंट को अपन स्टेटर वाले पार्ट में लेके आएंगे इन फेज़र डायग्राम। तो जब स्टेटर वाले पार्ट में लेके आएंगे तो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अपन अब उसको डिनोट कर देते हैं I2 डबल डैश से। तो अपन लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डबल डैश। I2 डबल डैश क्या है, रोटर की करंट है, बट दिस करंट विल कम इन द स्टेटर साइड, ठीक है। तो अब इसको फेजर डायग्राम में अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, ओके, हाँ, तो इसे फेजर डायग्राम में अपन कैसे बना सकते हैं। सपोज़ ये अपनी करंट है, ये आपकी करंट है, ठीक है। ये फाई हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका IM, ये हो गया आपका IW, इन दोनों का रिजल्टेंट आपने बना दिया I0। अब क्या करना है अपन को, ये है आपका I2, E2 I2 इससे लैगिंग है। अभी अपन को ओनली I2 देखना है, बाकी चीज़ें अपन को नहीं देखनी है। I2 हो गया, तो ये I2 तो रोटर साइड है, स्टेटर साइड अपना अपवर्ड साइड है, रोटर साइड अपना डाउनवर्ड साइड है। तो इस I2 के जस्ट 180 डिग्री पे अपन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये होगी I2 डबल डैश। ये क्या है तो आपकी रोटर करंट ही, लेकिन ये अपन ने इसको स्टेटर की साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो दिस इज़ I2 डबल डैश। नेक्स्ट स्टेप देखो, इस I2 डबल डैश और इस I0 का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी I1। अभी अपन ने लिखा I1 इक्वल्स टू क्या है, I0 प्लस I2 डबल डैश। तो इन दोनों का जब आप फेजर सम करोगे तो आपके पास आएगा I1, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए, अपने पास आ गया I1। अपन को चाहिए V1 फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखिए डायग्राम, इसमें V1 देखते हैं, V1 कैसे लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम में आप स्टेटर साइड में देख के अगर आप एक KVL लगाओगे तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे, V1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1, ठीक है। ये इक्वेशन लिखोगे। अभी रोटर की साइड तो अपन को जाना ही नहीं है। कैसे लिखी मैंने, सपोज़ V1 मेरे पास 100 था, तो 100 में से ये 85 तो E1 में चला गया, 5 मेरा यहाँ लॉस हो गया, 10 मेरा यहाँ लॉस हो गया। तो अपन इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1। इस तरह से ही पुट करेंगे ना ओनली। अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूँ तो दिस V1 वोल्टेज इज़
I1R1 प्लस I1X1 प्लस E1, यही तो है इस पूरे यहाँ का वोल्टेज अपन ने ये पैरेलल E1 के ही तो आएगा। और I0 को भी अपन यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि I0 की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू I1, नो लोड करंट है वो, तो I0 की वैल्यू को अपन इग्नोर कर देंगे। तो ये बनेगा V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1। तो अपन को ये V1 अपन को फेज़र डायग्राम में चाहिए, तो क्या करेंगे, जो आपने E1 बनाया है उसके साथ ही आपको ऐड करना है I1R1 और I1X1। तो अभी कैसे ऐड कर सकते हैं अपन, ये देखिए, ये देखो, ये आपका E1 था, अपन ने लास्ट टाइम तक ड्रॉ कर लिया था। अब इस E1 में अपन को क्या करना है, E1 में अपन को ऐड करना है E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1, ये अपन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो E1, अब इसमें ऐड करना है अपन को I1R1। तो I1R1 कैसे ऐड करते हैं अपन, कि सबसे पहले आप देखो I1 की डायरेक्शन क्या है, तो I1 की डायरेक्शन है आपके ये, ठीक है। ऐड तो अपन को यहीं से करना है, लेकिन डायरेक्शन आपको ये देखनी है। तो इसी डायरेक्शन के अगर आप पैरेलल ऐसे जस्ट इसी डायरेक्शन के पैरेलल थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करेंगे, तो ये लाइन बन जाएगी आपकी I1R1। देखो ये लाइन और ये I1 की लाइन पैरेलल है। ऐसा क्यों? क्योंकि R में तो क्योंकि R जब भी अपन रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं तो V और I में कोई एंगल नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेम इन फेज़ ड्रॉ करेंगे, I के इन फेज़ में। तो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट है उसी डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है I1R1। कि इस पॉइंट तक आ गया अपन। अब आपको इस पॉइंट के बाद क्या ऐड करना है, I1X1, ये ऐड करना है। तो इस पॉइंट से अब X आ गया, X मतलब 2πfL, इंडक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल, फेज शिफ्ट बिटवीन V एंड I विल बी 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इस I1 की जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है। तो ये आपकी I1 की डायरेक्शन चली रही थी, अब इससे 90 डिग्री पे, यानी कि ये जो 90 डिग्री पे आप इस तरह से ऐसे बढ़ाओगे इसको, तो ये जो लाइन आएगी आपकी, ये होगी आपकी I1X1। अब ये जो पॉइंट आया है इसको आप ओरिजिन से मिला दोगे तो यू विल गेट V1, ठीक है। तो क्या हुआ, E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1, ये जो आपका लाइन आई है यही है आपकी V1। तो इस तरह से अपन V1 फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से अपन फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो कि अभी अपन ने क्या लिखा था फेज़र डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनाया था अपन ने, यहाँ देखो कि अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, E2 क्या है, स्टेटर साइड का EMF। तो E2 के साथ क्या लिखा अपन ने, SE2, ठीक है। सिमिलरली R के साथ कोई फ्रिक्वेंसी का अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए R2 एज इट इज़ रहेगा। X2 के साथ में भी अपन ने लिखा है SX2, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आती है तो जहाँ जहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी की टर्म है वहाँ पे आपको SF लिखना पड़ेगा। तो X के लिए आप क्या लिखते हो, 2πfL। तो यहाँ पे इस F की जगह आप SF कर दोगे तो ये बन जाएगा S ऑफ X, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ X लिखा है। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे भी F आएगा, लेकिन R2 के साथ अपने पास F नहीं आएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि I2 डैश इक्वल्स टू, I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू अपन लिखते हैं V/Z, और Z इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, √R² प्लस X²। तो बस उसी फॉर्म में अपन को पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I2 डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, SE2 डिवाइडेड बाय √R2² प्लस SX2 का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। वापिस से देखो I2 डैश, ठीक है, I2 डैश इक्वल्स टू SE2 यानी कि टोटल वोल्टेज, ठीक है। दिस I2 डैश इक्वल्स टू SE2 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस √R2² प्लस XX2 का स्क्वायर। ये इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है। अब अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को S से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E2, यहाँ पे डिनोमिनेटर को S से डिवाइड कर लेंगे, बट ये रूट में है तो S² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा R2/S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब इसको अगर मुझे एज ए डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करना पड़े तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, I2 डैश इक्वल्स टू E2, पहले था आपका SE2, R2 और XX2 पहले, फिर अब अपन क्या लिख सकते हैं, E2 I2, यहाँ ओनली X2, और यहाँ लिख सकते हैं R2/S। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और इसी डायग्राम को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ
कि यहाँ पे R2/S है, उसको मैं रिप्लेस कर दूँ R2 और इससे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐड करूँ R2 प्लस R2 1/S-1, अगर आप ये ऐड करोगे तो भी ये R2/S ही देगा। तो इस R2/S को मैंने इस R2 और इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब अपन क्या हमेशा ये वाला सर्किट यूज़ में लेंगे। तो ये सर्किट किस तरह से आया है ये आपको अभी पता चल गया है। तो ये वाला सर्किट अपन यूज़ में लेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर से जब भी करेंगे। तो रोटर स्टेटर का तो अपन को पता ही है, R1 X1 I0 निकालना है। रोटर में आएगा E2 R2 X2 और ये दिस इज़ RN। ओके, तो अभी आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे से देखेंगे। जो भी डाउट हो अपन नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप क्लियर कर लेना। ओके।